हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। यस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज हम सीटेट परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न सकारात्मक और नकारात्मक एक नज़र में कवर करने वाले हैं, जो सीटेट में पास करने के लिए बेहतर उपयोगी सिद्ध होगी। आज का पहला प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में हमें प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। कहता है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, अब बाल केंद्रित को हमेशा पॉजिटिव माना गया है, याद रखना है। तो अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो उत्तर भी पॉजिटिव देना है, और अगर प्रश्न निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव देना होता है। यहाँ पर प्रश्न निगेटिव की बात कर रहा है। कहता है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, अब बाल केंद्रित है क्या? तो बाल केंद्रित ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें बालक को प्रधान मानकर शिक्षा दी जाती है, अर्थात बालक के हिसाब से ही हमको शिक्षण कार्य को संपन्न करवाना होता है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में पहला ऑप्शन है कि शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ नहीं को क्या माना गया है? नहीं को हम निगेटिव वर्ड मानते हैं। नहीं को क्या मानते हैं? तो नहीं को हमेशा निगेटिव वर्ड मानते हैं। दूसरा है कि शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। बताइए, ये जो निष्क्रिय है ये भी हम आंसर को काट कर देंगे। शिक्षिका की नहीं होती, इसको भी हम कट कर देंगे। सी नंबर दिया है कि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय होती है। तो देखिए यहाँ पर भी शिक्षिका निष्क्रिय होती है, इसको भी हम काट कर देंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है एकदम सही है, लेकिन शिक्षिका निष्क्रिय होती है ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि शिक्षिका व शिक्षार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इस प्रकार हम निगेटिव और पॉजिटिव को पहचानेंगे और अपना उत्तर को सही और सरल तरीके से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिकथन और कारण को हमको पहचानना है और सही उत्तर देना है। अभिकथन ये कहता है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्नों पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देशन देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है, एकदम सही है और करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोत्साहन शब्द ही पॉजिटिव माना गया है। कारण 2 दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो बच्चों को आवाज को महत्व देना ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों की आवाज को हम महत्व देंगे, बच्चों के हिसाब से ही हम पढ़ाएंगे, ना कि हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा से। अब इसमें विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना होता है और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है व्यक्तिगत भिन्नता। सभी बच्चे की सोचने और समझने की शक्ति अलग अलग होती है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षण और मूल्यांकन के एक समान और मानक तरीके। देखिए यहाँ पर प्रश्न पॉजिटिव है, क्योंकि कह रहा है कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पॉजिटिव है तो हमको प्रश्न भी पॉजिटिव देना होता है।
कह रहा है कि शिक्षण और मूल्यांकन के समान मानक तरीके होते हैं। बताइए, मानक तरीका हम एकदम गलत कर देंगे क्योंकि मानक को नेगेटिव वर्ड माना गया है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करना और लेबल करना। एक शिक्षक के नाते, अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के नाते बच्चों को कभी अलग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अलग करने की बात कह रहा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी से गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी कह रहा है कि छात्रों के साथ संवाद में शामिल हो और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों पर सख्त नियम लागू करें। ये हमारा भी गलत हो जाएगा क्योंकि सख्त नियम किसी भी विद्यार्थियों पर लागू करना ही गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि छात्रों के साथ हम संवाद करेंगे, उनके साथ दृष्टिकोण को महत्व देंगे, उनकी भावनाओं और उनकी भाषा को समझेंगे तथा उनकी भाषा के आधार पर ही शिक्षा हम देंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के बारे में जान लेते हैं। हमारा प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो उत्तर भी हमको पॉजिटिव देना है। हमारा क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव देना होता है। निगेटिव का मतलब होता है अगर केवल मात्र सिर्फ ओनली, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आए और प्रश्न निगेटिव है तो हरदम निगेटिव को ही लगाना है। प्रश्न निगेटिव, उत्तर निगेटिव, प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर निगेटिव। तो रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारे निगेटिव हैं। दंड, सजा, समस्या, बोझ, ये भी निगेटिव है। तो किसी भी बच्चे को हम दंड नहीं देना, सजा नहीं दे सकते, याद करना नहीं कर सकते, केवल निगेटिव है। हतोत्साहित करना, निष्क्रिय, रोजगार, व्यवसाय, ग्रेड की शिक्षा, वैज्ञानिक, शब्दावली और व्याकरण, ये सारे जो हमारे वर्ड हैं ये सब निगेटिव की श्रेणी में आते हैं। तो अगर प्रश्न निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव लगाना होता है। पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो पॉजिटिव वर्ड में आता क्या क्या है? पॉजिटिव वर्ड में सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट, करके सीखने पर बल दिया जाता है। अनुभव, लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अनुभव के आधार पर ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। करके सीखने पर महत्व दिया जाता है। समान लगाओ, प्रोत्साहन पॉजिटिव, जिज्ञासा पॉजिटिव, समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है क्योंकि बच्चों में हीन भावना की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, अर्थात सभी को समान व्यवस्था के आधार पर समान शिक्षा देना चाहिए, वही समावेशी शिक्षा है। दृश्य, श्रव्य सामग्री, ये सारे पॉजिटिव वर्ड आ जाते हैं। संसाधन, सबसे इंपॉर्टेंट है संसाधन क्योंकि संसाधन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। बच्चों को संसाधन में ध्यान रखते हुए ही प्रश्न करना चाहिए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग पॉजिटिव, विभिन्न गतिविधियां पॉजिटिव। अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो उत्तर हमको पॉजिटिव लगा देना है और अगर प्रश्न निगेटिव है तो उत्तर निगेटिव लगा देना है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 जैसे आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बताइए, सही नहीं है तो नहीं क्या है? तो नहीं हमेशा निगेटिव वर्ड होता है। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षम सीखते हैं। बताइए, केवल क्या है? निगेटिव। केवल क्या है? निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रश्न निगेटिव, उत्तर निगेटिव। कह रहा है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो सही नहीं है तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
पहला नंबर है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। नहीं, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो पहला नंबर तो होगा ही नहीं। दूसरा नंबर कह रहा है कि बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमको लेना है, क्योंकि समस्या समाधान हमेशा पॉजिटिव है और प्रश्न पॉजिटिव दिया है तो समस्या समाधान भी पॉजिटिव है। निष्क्रिय हमारा निगेटिव है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, बिल्कुल बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये हमारा सीडीपी कहती है कि बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। जी हाँ, सक्रिय अन्वेषक होते हैं, क्योंकि सक्रिय पॉजिटिव, वैज्ञानिक पॉजिटिव, बच्चे समस्या समाधान पॉजिटिव और निष्क्रिय क्या है, निगेटिव। इसलिए हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। बी, सी, डी और डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए कैसे प्रोत्साहित करता है। देखिए, प्रोत्साहित हमारा पॉजिटिव है, तो हमेशा उत्तर भी पॉजिटिव लगाना है। प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव। पहला 6 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है चिंता भय पैदा करके। बिल्कुल गलत, क्योंकि किसी भी शिक्षक को किसी भी बच्चे को चिंता और भय पैदा करके उसे सीखने से प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो उसके किसी भी बच्चे को भय या चिंता नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परीक्षा में पास होने पर साइकिल प्रदान करना व ऑफर देना। बिल्कुल गलत, क्योंकि ऑफर हमेशा निगेटिव वर्ड में आते हैं इस तरह के प्रश्नों में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता प्राप्त करने में उनकी सहायता करके। टॉफ़ी जैसा मूर्त, बिल्कुल ये टॉफ़ी हमारा निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और इसमें निपुणता करने पर उनकी सहायता करना। सहायता करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की अगर सहायता करेंगे तो वो ज़रूर प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब प्रश्न निगेटिव, तो हमको उत्तर भी ढूंढना है निगेटिव। देखो पहला नंबर है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर नहीं आया है तो यहाँ पर ध्यान से उत्तर पढ़ना है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और डी के साथ डी कह रहा है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से किया जाना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही किया जाना जा सकता है। बताइए, केवल व्याकरण के माध्यम से कर सकते हैं? नहीं। केवल अगर आया है तो प्रश्न निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। कह रहा है अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना, ज्ञान देना, किसी को सिखाना। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। पहला नंबर तथ्यों को रटाना। तो रटाना क्या हमारा क्या है, रटाना हमेशा निगेटिव है। किसी भी बच्चे को रटाना नहीं चाहिए, उसे याद नहीं करवाना चाहिए, बल्कि उसे अधिगम वैज्ञानिक ढंग से उसकी सहायता करनी चाहिए। बी नंबर कह रहा है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना।
बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यंत्रवत याद करना नहीं चाहिए, बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, बच्चों को याद कराना नहीं चाहिए। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, यहाँ प्रतिस्पर्धा भी नेगेटिव वर्ड हो गया, तो हमारा प्रतिस्पर्धा भी गलत हो जाएगा। और अब ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि कह रहा है निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। प्रश्न पॉजिटिव, तो उत्तर भी पॉजिटिव ही लेना है हमको, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। प्रश्न नंबर 9 को ध्यान से पढ़ना है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो ये हमारा प्रश्न क्या है, पॉजिटिव। हमें उत्तर क्या ढूंढना है, पॉजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 ऑप्शन आ गए, तो हमको प्रश्न पॉजिटिव है, तो प्रश्न उत्तर भी पॉजिटिव ही ढूंढना है। पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, बिल्कुल काट दो, क्योंकि हतोत्साहित आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बी नंबर कह रहा है कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो कठिन समस्याओं से बचने के लिए काट दो, गलत। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, गलत, क्योंकि समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सही अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को बुद्धि मंथन करने के लिए दिया जाता है, समालोचनात्मक विकास हो सके, बच्चे अपने तरीके से सीखें, बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा का हमको प्रयोग करना चाहिए। इसलिए बुद्धि मंथन अगर बच्चे करेंगे तो जल्दी सीखते हैं, इसलिए उनको अवसर देना चाहिए। किस चीज़ का, बुद्धि मंथन का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सबसे अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रकार किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाना चाहिए। प्रश्न पॉजिटिव है तो हमको उत्तर भी पॉजिटिव देना है। सजा देना बिल्कुल काट दो, क्योंकि बच्चों को सजा नहीं देना चाहिए। प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर भी पॉजिटिव। उपेक्षा करना, बिल्कुल, उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोरिंग, तो इग्नोरिंग हम किसी बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा करते। उपेक्षा करना गलत, संयम गलत, बिल्कुल राइट आंसर। प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन पॉजिटिव टैग वर्ड है और प्रश्न भी पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, तो प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर डी का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि शैक्षणिक कार्य में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना। तो प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव। केवल छात्र की बौद्धिक, बिल्कुल केवल वाला आंसर काट दो, केवल काट दो। इसके बाद ऑप्शन सी और डी बचता है, तो ऑप्शन सी और डी में कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी नंबर है कि शिक्षण के साथ साथ सीखने के प्रयोग के लिए प्रासंगिक है, और शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी कार्य के लिए प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काट दो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन करते हैं, समावेशी शिक्षा। 12 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा में किसी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है बताइए। सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण। देखो प्रश्न हमारा पॉजिटिव, उत्तर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए सीखने का अनुकूल माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन विद्यार्थियों का नामीकरण ये निगेटिव में आया। किसी भी बच्चे को नाम नहीं देना चाहिए, उसको ग्रेड या अंक प्रदान नहीं करना चाहिए कि फले बच्चे को हमने ज़्यादा नाम देकर पुकारते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी को समान रूप से, समान अनुकूल और समान माहौल में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थियों का अलगाव, बिल्कुल ये भी निगेटिव है, क्योंकि विद्यार्थी को हम अलग नहीं कर सकते, किसी भी विद्यार्थी को अलग नहीं कर सकते। रूढ़िवादी को मजबूत बनाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूढ़िवादी का मतलब है कि हम अपने समाज में मेल और फीमेल के बीच
रूढ़िवादिता को करना, अर्थात समान नहीं करना, अलग अलग करना कि ये मेल है, ये ज़्यादा ये काम कर सकता है, लेकिन बालिका जो लड़कियां होती हैं वे गेंद खेल सकती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वे मैच खेल सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रश्न है रूढ़िवादिता की श्रेणी में आते हैं। उत्तर याद करना। आप प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित डैश डैश नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित डैश डैश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमारा प्रश्न निगेटिव है तो हमेशा उत्तर भी निगेटिव होगा। तो देखिए ध्यान से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, शिक्षक जो पूछते हैं उन्हीं प्रश्नों को उत्तर याद करने, कक्षा के अंदर और बाहर से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कक्षा में दूसरे चीज़ अंतःक्रिया करने से। तो नहीं निगेटिव तो उत्तर भी निगेटिव। अब बताइए कहाँ है निगेटिव? ये याद करना हमारा क्या है? निगेटिव। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो अध्यापक को खुद उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल गलत। अध्यापक को खुद उत्तर नहीं देना चाहिए। दूसरे छात्र से बिल्कुल नहीं, दूसरे छात्र से भी नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे समक्ष एक छात्र उपस्थित है पहले से ही। ऑप्शन डी कह रहा है सजा देना। बिल्कुल भी किसी भी छात्र को सजा नहीं देना चाहिए। हमारा प्रश्न पॉजिटिव तो उत्तर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोत्साहित यहाँ पर पॉजिटिव शब्द है। छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब बताइए, विकास पॉजिटिव है और विकास जब पॉजिटिव है तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो विकास के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं कि विकास में कौन सही है कौन नहीं सही। देखते हैं और ढूंढते हैं सही उत्तर, कौन सा सही हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चे, अब बताओ, सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में बताओ होता है? क्या सभी बच्चे एक ही क्रम में भी इनका विकास होगा? नहीं, सभी बच्चों का विकास अलग अलग होगा। तो ये हमारा निगेटिव आ जाएगा कि नहीं? थर्ड नंबर है विकास सुरुचिपूर्ण से व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित। बताओ पूर्व निश्चित, क्या हम पहले से ही किसी बच्चे को जान लेते हैं कि ये 15 फीट का होगा, ये 5 फीट का होगा, ये 3 फीट का होगा? पहले से हम उसका उत्तर का निर्धारण नहीं कर सकते कि ये 5 फीट का होगा, ये 2 फीट का होगा। बिल्कुल गलत। विकास एक सरल एक दिशी, बिल्कुल एक दिशी एक सरल कैसे होता है? अरे हमने पढ़ा है कि विकास बहुदिशी होता है, एक सरली नहीं होता है, बहुसरली होता है, बहुदिशी होता है। तो ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन सी भी गलत और ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव, प्रश्न पॉजिटिव, प्रश्न पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव, कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेट होते हैं और अधिक से अधिक वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसी ही वीडियो ही सीटेट की परीक्षा में पास कराती हैं। ऐसी ही वीडियो हम अगली वीडियो में आने वाले हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली